अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावा की भूगोल वाली दुनिया की क्लासेस में। और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ आंतरिक शक्तियां या आंतरिक क्रियाएं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो क्रियाएं होती है जिनका असर हमें बाहर दिखाई देता है। आज हम उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ये बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, वो दबा दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट में दबाने के चक्कर में भूल जाते हैं। तो जल्दी पहले ये रेड कलर का बटन दबाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस हर दिन आती रहेगी तो आपको सारा टाइम पर अपडेट मिलता रहेगा। तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब बटन भी दबा दिया। और एक और इन्फॉर्मेशन, हमारा टेलीग्राम चैनल बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया जा चुका है। और आपको क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम चैनल में लिंक को क्लिक करना है और सिंपली टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको मेरी वीडियोस की अपडेट और अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उससे रिलेटेड अपडेट आपको वहां मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपनी स्टडी धावा की भूगोल वाली दुनिया की क्लासेस। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं आंतरिक क्रियाएं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के जो लेयर्स हैं, पृथ्वी के जो पार्ट्स है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पृथ्वी जो आंतरिक रूप से किस भाग में बटी हुई है। ये हमें बताया था कि क्या होती है ध्रुवलता मंडल, आग्नेय मंडल और उसके बाद मेंटल और क्रस्ट वाला जो इलाका है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने ये नहीं देखा है तो पहले जाकर पृथ्वी की पूरी संरचना को देख लीजिए। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ये क्लास हो चुकी है, तो उसे जाकर देखिए। तो देखिए, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि पृथ्वी के अंदर जो ये संरचनाएं हैं, इन ये ना कुछ करती है। देखिए, ये शांत नहीं बैठी है। दुर्बलता मंडल क्या शांत बैठा है? दुर्बलता मंडल क्या है? दुर्बलता मंडल एक आग की नदी है, आग का समुंदर है। ये समुंदर कभी शांत रहता है? नजर तो शांत आता है, बट जैसे ही आप उसके करीब आते हैं कुछ ना कुछ साउंड आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तरंगे हैं, उसमें धाराएं हैं, वो बहती रहती है, तो इसकी वजह से वो हलचल करता रहता है। उसी तरह ना हमारे पृथ्वी के अंदर भी क्या है, दुर्बलता मंडल, आग का समुंदर है, तो वो भी क्या है, कभी ना कभी विचलित होता रहता है। उसके वजह से जो अच्छा, उसके ऊपर क्या तैर रही है? उसके ऊपर प्लेटें तैर रही हैं। जैसे कि हमारी इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है, ये सब क्या है, प्लेटें हैं जो किसके ऊपर तैर रही है। यस, ये सब तैर रही हैं आपके समुद्र में। कौन से समुद्र में? दुर्बलता मंडल के समुद्र में। तो जब भी ये विचलित होती है तो कुछ ना कुछ हलचल करती है, कुछ ना कुछ क्रियाएं करती है, जिसका असर हमें कहाँ नजर आता है? पृथ्वी पट्टी के ऊपर हमें क्या है, वो चीजें महसूस होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली आंतरिक क्रिया क्या है जो कि हमें महसूस होती है। ये बहुत बड़ा, ये एक, ये आपको पता होगा, इसके बारे में आप सब जानते होंगे, जो कि वर्तमान में एक आपदा है। इसे कहते हैं हम लोग भूकंप। सुना है नाम आपने? भूकंप। भूकंप एक आंतरिक क्रिया है, बट इसका प्रभाव कहाँ होता है? पृथ्वी के ऊपर, प्लेट्स के ऊपर इसका प्रभाव होता है और हम लोगों को इसका आभास होता है कि भूकंप आ गया। अच्छा, एक बात बताइए, जब भूकंप आता है तो क्या होता है? भूकंप आने पर धरती हिलती है, कंपन होता है, घर में जो भी सामान है वो हिलने डुलने लगता है, कंपन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मजबूत धरती को कौन हिलाएगा? मतलब आप सोचिए, आप टेबल हिला सकते हैं, डेस्क हिला सकते हैं, फ्रीज हिला सकते हैं, पर क्या भारी से भारी बेड हिला सकते हैं अपने हाथों से? लेकिन देखिए, भूकंप क्या करता है, पूरी की पूरी पृथ्वी हिला देता है, इतनी भारी भारी मोटी परतों को हिला देता है, प्लेट्स को हिला देता है। हालांकि भूकंप हर जगह नहीं आते, कुछ कुछ जगह आते हैं, ये भी मैं बताऊंगी कि कहाँ भूकंप आते हैं, इसकी क्या कंडीशन है। तो देखिए, भूकंप क्या होता है? भूकंप एक आपदा है जो कि पृथ्वी पर हलचल को उत्पन्न करती है। क्या करती है? पृथ्वी पर हलचल उत्पन्न करती है। ठीक है, हलचल उत्पन्न करती है। यानी कि जब भी भूकंप आएगा क्या होगा, पृथ्वी अपने हिलना डुलना शुरू करेगी। नंबर वन। अच्छा, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि मैम स्पीड तेज हो रही है, तो मैं अभी थोड़ा स्लो ही पढ़ाऊंगी, तो आप मुझे बताइएगा कि ये स्पीड आप लोगों के लिए ठीक है या नहीं। तो देखिए, भूकंप पृथ्वी पर हलचल उत्पन्न करता है। नंबर टू, भूकंप कहाँ आता है, यानी कि भूकंप किस इलाके में आता है? धरातल में। पृथ्वी के धरातल में क्या है, भूकंप आता है, पृथ्वी के धरातल में। अभी बताऊंगी कि भूकंप कैसे आता है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए।
तीसरा इसमें पॉइंट देखिएगा कि जो भूकंप है ये किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ये करता है प्लेट्स को। किसको करता है? प्लेट्स को। प्लेट्स क्या है? आप कहेंगे कि ये तो मनुष्य को ज्यादा प्रभावित करता है, बट अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी के तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा किसको करता है? प्लेट्स को। प्लेट्स को कैसे करता है ये अभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। इसके वजह से प्लेट्स टूटती भी है और बनती भी, बनती तो नहीं है लेकिन टूटती ज्यादा, ठीक है। तो भूकंप क्या है? पृथ्वी पर एक हलचल है जो कि हलचल उत्पन्न करता है, पृथ्वी के धरातल में आता है और प्लेट्स को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आपने इतना सब कुछ लिख लिया। चलिए अब देखते हैं कि भूकंप क्या होता है। देखिए भूकंप का सीधे से मतलब है प्लेटों का हलचल करना या प्लेटों में ऊर्जा का निर्वाह होना। देखो फॉर एग्जांपल आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। ये क्या है? इसके ऊपर ये प्लेट्स है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये सब क्या है? प्लेट्स है, ठीक है। ये सब प्लेट्स है। मान लिया जाए पृथ्वी के यहाँ केंद्र में क्या है? केंद्र के ऊपर हम यहाँ पे चले थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या है? मैग्मा है। क्या है? मैग्मा। फिर इसी के थोड़ा सा सॉरी मेंटल, जहां मैग्मा होता है, मेंटल जहां पर मैग्मा होता है, इसी के थोड़े से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर क्या बहता है? दुर्बलता मंडल। क्या बहते हैं? दुर्बलता मंडल। और इसी दुर्बलता मंडल के ऊपर ये मोटी मोटी क्या है? प्लेट्स तैर रही है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ही ये दुर्बलता मंडल में कुछ ना कुछ विचलन होता है तो इसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है? ऊर्जा। देखो जैसे कि मान लीजिए ये दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल किससे बना हुआ है? मैग्मा से बना है, आग से बना है। किससे बना है? मैग्मा से। अब जहां मैग्मा होगी, आग होगी, वहां क्या होगी? ऊर्जा। सिंपल सी बात है। ऊर्जा। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? सॉरी, ऊर्जा किस चीज में होती है? आग में होती है ना। आपने देखा होगा हमारा घरों में खाना किससे बनता है? बिजली किससे बनती है? ये ऊर्जा से ही तो है। तो ये आग है, आग क्या देती है? ऊर्जा। कभी कभी क्या होता है कि अभी तो प्लेटें स्थिर है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा स्थिर तो नहीं रहती है। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, डोलती रहती है। मान लिया जाए दुर्बलता मंडल ने थोड़ा सा क्या करा? मूव करा। जैसे समुद्र, देखना समुद्र की लहरें कभी कभी मूव करती है, वैसे तो शांत रहता है समुद्र, जैसे उसके ऊपर से हवा चलती है वैसे थोड़ा सा वो मूव करती है। ऐसे समझ लो दुर्बलता मंडल ने हल्का सा मूव करा, तो मूव करने की वजह से जो ये ऊपर की प्लेट है वो भी सरकेगी नहीं सरकेगी। जैसे कि अगर आप एक टब में पानी भर रहे हो, उसके ऊपर प्लेटें रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए पानी शांत रहेगा। जैसे आप थोड़ा सा हाथ ऐसे घुमाइएगा उसके अंदर, उसमें जो गति होगी उसकी वजह से प्लेट भी इधर उधर होती है। तो होता क्या है कि ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अब ये दोनों प्लेटें क्या हुई? जैसे ही पानी मूव हुआ तो ये भी थोड़ी विचलित हुई, और विचलित होने की वजह से कभी कभी ये प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती है। क्या होती है? टकरा जाती है। जैसे कि समझिएगा ये है दो प्लेटें, ये मेरे हाथ दो प्लेटें हैं, नीचे से दुर्बलता मंडल बह रहा है, और ये एक मिनट रुकिएगा, ये दो प्लेटें हैं, नीचे से दुर्बलता मंडल बह रहा है। अभी मैं शांत हूँ। मान लीजिए वैसे भूकंप हर वक्त, अच्छा एक मिनट ये जरूर चाहिए, भूकंप हर मिनट आते भूकंप, लेकिन हमें महसूस नहीं होते। हमें सिर्फ वो ही भूकंप महसूस होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई लेवल के होते हैं, ठीक है। जैसे कि वो तो हमेशा बह रहा है ना, वो ऐसा थोड़ी ना, वो कोई ठोस पदार्थ तो नहीं है जो एक ही जगह बैठा रहेगा। वो द्रव है, पानी है, पानी तो कभी ना कभी हलचल करता रहता है। तो मान लीजिए वो हलचल कर रहा है, हल्के हल्के डोल रहे हैं, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मान लिया जाए उसने एक बड़ा मूव लिया, मूव लेके मान लिया जाए जैसे उसने मूव लिया, ये वाली प्लेट उठी और ऐसे टकरा गई। पानी ने ऐसे मूव लिया और ये प्लेट उठी और ऐसे टकरा गई। टकराने की वजह से ये दोनों प्लेटें क्या आपस में टकरा गई। ये प्लेट उठी और ऐसे इस प्लेट से टकरा गई। ये दोनों प्लेटें ऐसे ऐसे तैर रही थी, अचानक से कुछ ऐसा उसमें ज्यादा ही उबाल आया या कुछ हुआ तो वो ऐसे टकरा गई। टकराने की वजह से क्या हुआ? इन दोनों के बीच में गैप है ना, क्योंकि ये दो प्लेटें तो अलग है, इन दोनों के बीच में गैप है। अब क्या हुआ? जैसे ही दो चीजें टकराई, नीचे से आग है, ऊपर से प्लेटें टकराई, वो जो आग है, जो दुर्बलता मंडल है, उसमें इतनी अधिक ऊष्मा बढ़ जाती है, इतनी अधिक ऊष्मा बढ़ जाती है कि वो जो ये दरारें है ना, अब इसके बीच में दरारें होंगी, दो प्लेट है, दो प्लेटों के बीच में दरारें, अब यहाँ से वो ऊष्मा बाहर निकालना छोड़ देती है, बाहर। क्योंकि जैसे कि आप देखिएगा, अगर आपने अंडे उबालते हुए देखे हैं, उसमें पहले तो अंडों को शांत रहते, जैसे उसमें आग बढ़ती है, आग बढ़ती है, आग बढ़ती है, अंडे उबलने शुरू हो जाते, वो एक तरीके से हिलने शुरू हो जाते, कंपन करने लग जाते। तो वो क्या बढ़ रही है? उसमें ऊष्मा बढ़ रही है। उसी तरीके से जैसे आप गुब्बारे को फुलाते जाओ, फुलाते जाओ, फुलाते जाओ, उसमें क्या ऊष्मा बढ़ जाएगी। जैसे इसमें अत्यधिक ऊष्मा हो जाएगी, वो फट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ क्या बढ़ रही है? ऊष्मा, ऊष्मा में ऊष्मा, ऊष्मा में ऊष्मा। ये ऊष्मा जो है धीरे धीरे, अब मैं ये दिखा देती हूँ, इतना आप समझ के, ये दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल हिलता है तो जैसे दो प्लेटें आपस में टकराती है, अब देखिए ये प्लेटें टकरा गई, ठीक है, ये प्लेटें टकरा चुकी है। अब ये क्या है? यहाँ से
दुर्बलता मंडल क्या भेज रहा है? ऊष्मा, ऊष्मा पे ऊष्मा, ऊष्मा पे ऊष्मा, ऊष्मा पे ऊष्मा। ये वाला धरातल है, ठीक है, ये धरातल है। ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेटों को धरातल है, तो यहाँ से ऊष्मा भेजी जा रही है, बार बार ऊष्मा भेजी जा रही है। तो ये ऊष्मा अब कहाँ पहुंचेगी? धरातल पर। ऊष्मा कहाँ पहुंचेगी? देखो प्लेटों के ठीक ऊपर क्या है? परपटी है। परपटी मतलब धरातल, जहां पर कौन रहता है? हम लोग रहते हैं। जैसे ही ये ऊष्मा धरातल पर पहुंचती है, ये फैल जाती है, और फैलते ही ये प्लेटें जो है ना, हिलने लग जाती है, कंपन करने लग जाती है। जैसे आपने वो देखे अंडे, अंडों में जैसे ऊष्मा बढ़ती है, वो क्या है? ऐसे 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 कंपन करता है। उसी तरीके से यहाँ जैसे ऊष्मा बढ़ती है, ऊष्मा बढ़ती है, ये धरती क्या है? हिलने लग जाती है। आप ही सोचो, अगर मैं कोई चीज को दो ऐसे टकरा दूं, देखो आई एम सॉरी, बीच में वीडियो रुक गई थी। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि देखो भूकंप क्या होता है। जैसे ही मैं ये अपने हाथों को दो टकरा दूं, आप समझिएगा, अगर आप कोई भी दो वस्तुओं को आपस में टकराते हैं, वो उसमें थोड़ा बहुत कंपन तो होगा ही ना, सीधी सी बात है। दो चीजों को टकराएंगे तो उसमें कंपन होगा। जैसे मैंने इनको टकराया, टकराने के बाद जो नीचे दुर्बलता मंडल है ना, उसमें अधिक ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलने लगती है। मैंने ऊपर टकराया और नीचे क्या है? ऊष्मा निकली। ऊष्मा निकलने की वजह से ये क्या है? ये इन दोनों के बीच में जो दरारें है ना, वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। ये मैंने टकराया, नीचे से ऊष्मा बढ़ने लगी। कोई भी दो चीजों को आप टकराएंगे तो नीचे से ऊष्मा बढ़ती है, ठीक है। मतलब ऊष्मा बढ़ गई। अगर आप कोई भी चीज काम करेंगे, काम करने में क्या लगता है? ऊष्मा लगती है। तो इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अंडे देखे होंगे, अंडे को अगर आप उबालोगे तो क्या होता है? उसमें भी ऊष्मा लगती है। पहले तो अंडे शांत रहते हैं, स्थिर। जैसे ही उसमें ऊष्मा बढ़ने लगती है, वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। आपने देखा होगा कि वो कंपन करने लगता है। मतलब किसी भी चीज में आप देखिएगा तो वो अंदर ही अंदर क्या है? कंपन। जैसे कि प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर भी अगर आप कोई चीज उबालने रखते हो, तो वो अंदर ही अंदर, जैसे उसमें ऊष्मा बढ़ती है ना, वो अंदर ही अंदर हिलने डुलने लगते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? भूकंप कहते हैं। भूकंप का मतलब है दो प्लेटों का टकराना, और उसके मध्य जो ऊष्मा निकलती है, जो उसके मध्य ऊष्मा निकलती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? भूकंप कहते हैं। यानी कि प्लेटों का टकराना, या इसे क्या कहते हैं? प्लेटों का विवर्तन। प्लेटों का टकराना या प्लेटों का विवर्तन, इसके द्वारा क्या है? ऊष्मा निकलती है। हाँ, तो अभी मैं ये बता रही थी, इसमें जो बीच में वीडियो रुक गई थी, मैं ये बता रही थी कि सबसे पहले भूकंप कहाँ आता है। देखो, उद्गम केंद्र में सबसे पहले भूकंप है। मतलब उद्गम केंद्र कौन सी जगह है? वो जगह है जहां से भूकंप की ऊर्जा निकलनी शुरू होती है। जैसे ही प्लेटें टकराई, देखिए प्लेटें टकराई, नीचे से जो ऊष्मा निकल रही थी, वो ऊष्मा सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी? इन दरारों के बीच से तो निकलेगी। ये दोनों टकराई ना, अब इनके बीच में दरारें होंगी क्योंकि दो अलग प्लेट्स है। तो जैसे ही इसके बीच से निकलने लगती है ऊष्मा, वो कौन सा इलाका होता है? उसे कहते हैं हम लोग उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र वो इलाका होता है जहां से भूकंप की ऊष्मा निकलनी शुरू होती है, ठीक है। इसी के ऊपर होता है एक अधिकेंद्र। देखो ये है आपका उद्गम केंद्र, यहाँ से ऊष्मा निकलनी शुरू हुई, ठीक है। तो इसी के ठीक ऊपर 90 डिग्री में, कितने? ठीक 90 डिग्री ऊपर में होता है अधिकेंद्र। जैसे कि मान लिया जाए ये उद्गम केंद्र है, इसके ठीक 90 डिग्री ऊपर में क्या होता है? अधिकेंद्र। क्या होता है? अधिकेंद्र। तो यहाँ से जो नीचे से ऊष्मा निकलेगी, वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? अधिकेंद्र में जाएगी। तो सबसे पहले भूकंप कहाँ आता है? अधिकेंद्र में आता है। सबसे पहले भूकंप कहाँ आता है आपका? अधिकेंद्र में आता है। फिर पहुंचता है आपका स्थल में, धरातल में। अब आप ये सुनिएगा कि भूकंप को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सॉरी, 3 पार्ट्स में हम भूकंप को डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। पहला हम उसे कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, और तीसरा होता है धरातलीय या प्राथमिक। प्राइमरी, द्वितीयक, सेकेंडरी, तीसरी होती है धरातलीय, सरफेस, ठीक है, सरफेस वेव्स। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, इसे प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और धरातलीय तरंग भी कहते हैं। प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और धरातलीय तरंग, या फिर प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और आपके सरफेस वेव्स, ठीक है। ये 3 टाइप्स की आपकी क्या होते हैं? भूकंप होते हैं। अच्छा, ये प्राथमिक क्या होते हैं? जो प्राथमिक भूकंप होते हैं ना, ये जब भी आएंगे ये प्लेटों में संकुचन और फैलाव करेंगे। संकुचन और फैलाव करेंगे। क्या करते हैं? इनका काम होता है संकुचन और फैलाव। इनका काम होता है संकुचन और फैलाव। यानी कि ये जिस भी इलाके में आएंगे, जिस भी जगह पर आएंगे, वो उस पर संकुचन और फैलाव करेंगे। संकुचन मतलब ऐसे संकुचित होना, फैलना, संकुचित फैलना, संकुचित फैलना। अच्छा, जो ये प्राथमिक वाली होती है ना, ये तीनों जगह में आती है। तीनों मतलब कि तीनों पदार्थों में आएगी, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो, ये तीनों जगह में आएगी, ठीक है। ये ठोस, द्रव और गैस,
तीनों जगहों में आते हैं। प्राथमिक तरंगे तीनों जगह पहुंच जाती है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। धरातल में जो भी ठोस द्रव गैस होगा तीनों जगह में ये प्राथमिक पहुंचती है और सर्वाधिक तीव्र होती है, बहुत तीव्र गति से आती है। ठीक है, प्राथमिक है इट मीन सबसे पहले आएंगी, सीधी सी बात है। इनके नाम, इनके जो नाम है ना, इनके आने के अकॉर्डिंग दिए गए। प्राथमिक जो सबसे पहले आती है, तीव्र गति से आती है, ठोस द्रव गैस तीनों में आती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक। और ये क्या करती है, संकुचन फैलाव, संकुचन फैलाव। दूसरी होती है द्वितीयक। द्वितीयक किस में आती है, ये सिर्फ और सिर्फ ठोस में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। द्वितीयक है ठोस में और ये सेकंड आती है, यानी कि पहले प्राथमिक पहुंचेगी, प्राथमिक के बाद आती है आपकी द्वितीयक पौने, सॉरी, प्राथमिक के बाद आती है आपकी द्वितीयक तरंगी। पहले प्राथमिक आएगी फिर द्वितीयक आएगी। ये कहाँ आती है, ठोस में आती है। और सेकंड चीज, ये क्या करती है, ये तो संकुचन और फैलाव करती है, ये ऊर्ध्वाधर और गर्त, मतलब ये गर्त और उभार पैदा करती है, मतलब कुछ इस तरीके से, इस तरीके से एक वेव बनाती भी आती है, उभार और गर्त बनाती है। ये तो संकुचन फैलाव करती है, ये क्या करती है, उभार गर्त, उभार गर्त, उभार और गर्त बनाती है। और किस में आती है, ठोस में आती है। ठीक है, ये ठोस में आती है। और धरातलीय पवनें सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, सबसे आखिरी में आएगी, सबसे आखिरी में आएगी, सबसे खतरनाक। ये क्या करती है, तोड़फोड़। जो भी आपने देखे होंगे न्यूज, आपने महसूस किया होगा या फिर न्यूज में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, ये बिल्डिंगें टूट गई, ये सड़क टूट गई, ये सब कौन कर रही है, ये धरातलीय है, जो थिक धरातल पे पहुंच जाती है। जैसे ये धरातल पर पहुंचती है, ये तोड़फोड़ शुरू कर देती है। कभी कभी क्या होता है ना, जो प्राथमिक होती है ये धरातल तक नहीं पहुंचती, सेकेंडरी पे धरातल तक नहीं पहुंचती है। कभी कभी प्राथमिक और द्वितीयक आती तो है, लेकिन धरातल में आने से पहले खत्म हो जाती है। लेकिन कभी ऊर्जा इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि प्राथमिक द्वितीयक के बाद वो सीधे कहां पहुंच जाती है, धरातल में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से क्या है, भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ठीक हो गया। तो हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। एक और चीज याद रखिएगा, देखिए हमारी पृथ्वी में ना घनत्व हर जगह अलग अलग है। घनत्व क्या होता है, भार, हर जगह पृथ्वी में भार घनत्व अलग अलग है। तो जितना अधिक घनत्व होगा ना, इनकी तरंगे उतनी मजबूत होती है। जितना अधिक घनत्व होगा उतनी वेग से ये तरंगे चलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, ये है पत्थर, मैं हूं तरंग, मैं आई इस पत्थर से टकराई, जैसे मैं टकराई मेरे अंदर बताइए ऊर्जा और बढ़नी चाहिए। कोई भी चीज आप टकरा रहे हैं, जैसे कि चलो आपको मैं इसका अच्छा उदाहरण बताऊं, 2 पत्थर को कभी टकराइएगा, टकराने से उनके बीच में क्या होती है, चिंगारी निकलती है। वो किससे निकल रही है, ऊर्जा, उन दोनों के बीच में बार बार आपके घिसने से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। यानी कि वो 2 मजबूत चीज है। पेपर को कभी रगड़ के देखना, उसमें कभी चिंगारी निकलेगी, उसमें कभी ऊर्जा होगी नहीं, उसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा होती है, उसमें ऊर्जा भी है, देखना घिसने के बाद वो जो है हल्का पेपर गर्म हो जाता है, लेकिन उसमें अधिक ऊष्मा नहीं होती। लेकिन वहीं अगर आप पत्थर को रब करोगे तो क्या होगा, उसमें चिंगारी निकलेगी, और लोहे को रब करोगे तो और ज्यादा चिंगारी निकलेगी, यानी कि मजबूत। उसी तरीके से आप समझो, ये तरंग आ रही है, ये ठोस पत्थर से टकराई, टकराने की वजह से इसमें क्या ऊर्जा और नहीं बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ने की वजह से ये तरंग और शक्तिशाली हो जाएगी। यानी कि जितना अधिक घनत्व होगा उतनी मजबूत तरंग बनेगी, जितना अधिक घनत्व होगा उतनी मजबूत भूकंप की तरंग होगी, उतनी ही तेजी गति से उसकी दिशा बदल जाएगी, उतनी तेज गति से उसकी दिशा। अच्छा, क्या ये पत्थर को तोड़ के आगे निकलेगी, बहुत अधिक मजबूत हुई तो पत्थर को तोड़ के आगे भी निकल जाएगी। लेकिन अगर पत्थर इससे भी ज्यादा मजबूत है, उसने इसको ऊर्जा तो दे दी, लेकिन पत्थर अगर तरंग से भी ज्यादा मजबूत है तो ये उतनी जल्दी से अपनी दिशा बदल देगी। अभी इसको नहीं तोड़ पा रही तो अपनी दिशा ऐसे बदलेगी फटाफट से। वहीं इसकी जगह में एक कागज को खड़ा कर देती हूँ, यहां से तरंग आ रही है, तरंग आएगी ऐसे छोड़ के चली जाएगी। क्या कागज के पास इतनी शक्ति है कि वो उसे रोके और उसको ऊर्जा दे, नहीं ना। यानी कि इसका घनत्व कम है, कागज का घनत्व कम है, हल्का सा है, वो तो उसी को उड़ा के ले जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर कोई, इसके पास कोई भी ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ये कम शक्तिशाली होगी। जो भी शक्ति इसको पहले से मिली है बस वही होगी, जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी धीरे धीरे अपनी शक्ति खोती जाएगी, जब तक इसको मध्य में कोई मजबूत घनत्व ना मिल जाए। नहीं मिलता है तो ये धीरे 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 खत्म हो जाता है। जैसे भूकंप आता है, लेकिन अगर उसे अधिक कोई वेग नहीं मिलता है तो वो खत्म हो जाता है, और इसके वजह से ये दिशा परिवर्तन नहीं होगा, वो भी क्या तो बहुत हल्का परिवर्तन होगा, वैसे तो वो सीधे ही जाएगी। आपको समझ में आ गया, जितना अधिक घनत्व उतनी मजबूत आपकी क्या होगी, भूकंप की गति होगी। जितना अधिक घनत्व होगा उतनी अधिक गति होगी, जितना अधिक घनत्व होगा उतनी अधिक इसमें शक्ति होगी, उतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इतना समझ गए, अधिक घनत्व अधिक ऊर्जा, अधिक घनत्व अधिक गति का बदलना। ठीक होगा, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे कि क्या प्लेट टकराने से ही
भूकंप निकलता है, क्योंकि देखो प्लेटें हैं, प्लेटें बहुत ढेर सारी हैं, कभी वो टकराएंगी तो कभी वो दूर भी तो जाएंगी। अब ऐसा तो नहीं है जब भी दुर्बलता मंडल हिलेगा वो हमेशा टकराएंगी ही। मान लिया जाए दुर्बलता मंडल नीचे है, कभी वो घूमा तो मैं प्लेट इधर सरक गई, हो सकता है ना, मैं इधर सरक गई, मेरे बीच में इतना गैप था लेकिन इधर सरक गई। तो एक बात याद रखिएगा, प्लेटों के टकराने से भी भूकंप होते हैं, प्लेटों के दूर जाने से भी भूकंप आते हैं। ये सेकंड चीज लिख लीजिएगा, प्लेटों के दूर जाने से भी भूकंप आते हैं। कैसे? मान लिया जाए ये दो प्लेटें हैं, ये हमेशा से ऐसी हैं, स्थिर है, लगभग अपनी जगह में डोलती रहती है, थोड़ा दूर जाती थोड़ा पास आती। एक ऐसी लहर आई और दुर्बलता मंडल की, ऐसा कुछ उसमें ऊष्मा बढ़ी, ये पूरा खिसक के इधर पहुंच गई। अब एक बात बताओ, इस दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया ना। अब गैप के नीचे क्या है आपका? क्या है? दुर्बलता मंडल। अभी भी वो दुर्बलता मंडल में क्या है? ऊर्जा है, ऊष्मा है। जब इतना गैप था ऊष्मा कम निकलती थी, अब बड़ा गैप आ गया तो ऊष्मा अधिक निकलेगी। टकराने से तो ऊष्मा बढ़ेगी, क्योंकि टकराने से और ऊष्मा बढ़ेगी, लेकिन दूर जाने से भी तो ऊष्मा बाहर अधिक निकलेगी, अभी तक कम निकल रही। आप समझ रहे हैं? अभी तक टकराने से तो किसे तो ऊष्मा बढ़ेगी, यहाँ पे ऊष्मा क्या होगी? जो कम निकल रही थी, जगह कम होने की वजह से, अब दूर जाने से ज्यादा जगह मिलने की वजह से ज्यादा ऊष्मा निकलेगी। तो कभी कभी क्या होता है, ये दूर जाने की वजह से इसमें ऊष्मा अधिक निकलती है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जैसे टकराने में आते हैं वैसे ही अधिक ऊष्मा की वजह से इसमें भी आते हैं। देखिए इनको जो है ना, वैसे मैक्सिमम टाइम ये दूर नहीं जाती है, क्योंकि ना धरती में एक बल होता है जिसे हम लोग कहते हैं घर्षण बल। कौन सा बल कहते हैं हम लोग? घर्षण बल। धरती में एक बल लगता है जिसे हम लोग कहते हैं घर्षण बल, ठीक है ना। अच्छा, तो ये घर्षण बल करता क्या? ये घर्षण बल अगर हमारी पृथ्वी पे ना हो ना, तो हम कभी भी जमीन पर चल नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? घर्षण बल अगर ना हो तो हम पृथ्वी में कभी भी नहीं चल सकते। घर्षण बल क्या करता है ना, हमें धकेलता है, हमें जैसा अगर हम आगे चल रहे हैं ना तो ये हमें धकेलेगा, ठीक है। ये हमें क्या करता है? धकेलता है, जिसकी वजह से हम जमीन पर आसानी से चल पाते हैं। क्योंकि देखो हम जमीन पर खड़े हैं, हम जमीन पर बल लगा रहे हैं, हमारा जितना भी वजन है हम वजन के अनुसार जमीन पर बल लगा रहे हैं। उसी तरह धरती से भी तो बल मिलेगा। अगर धरती में कोई बल ही नहीं रहा, हम ही बल लगाते रहेंगे, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? हम नहीं बढ़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेत के टीलों में जाइएगा, रेगिस्तान वाले इलाके में जाइएगा, वहां अगर आप अच्छे से नहीं चल पाएंगे। कभी कीचड़ वाले इलाकों में जाइएगा, वहां आप नहीं चल पाएंगे, वहां के पैर अंदर धसेंगे। जैसे कि दलदल होता है ना, दलदल वाले क्षेत्र में जाना, वहां आपके पैर हमेशा धसेंगे, आपको आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ ना घर्षण बहुत कम होता है। आप धरती पर बल तो लगा रहे, लेकिन बदले में धरती आपको कुछ बल नहीं दे रही है। जैसे मैंने यहाँ से बल लगाया, धरती यहाँ से बल लगाती है, मैं यहाँ से बल लगाती हूँ, धरती यहाँ से, जिसकी वजह से मैं आसानी से इस पर चल पाती हूँ। अगर ये धरती बल ना लगाए ना तो मैं चल नहीं पाऊंगी, मैं धसती जाऊंगी। आप ही देखो दलदल में इंसान कैसे धसता, उसमें बल नहीं होता, उसमें घर्षण बल नहीं होता, इसलिए क्या वो धसता जाता है, धसता जाता है। लेकिन यहाँ पे जमीन मेरे लिए ऊपर बदले में बल लगा रही, बदले में वो मेरे साथ बल लगा रही, तो हम दोनों का बल मिलकर क्या है, मुझे चलने में सहायता देता है। तो ये घर्षण बल क्या करता है ना, इन प्लेटों को बांधे रखता है, हमेशा एक जगह पर हल्का फुल्का हिलती है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको बांधे रखता है। लेकिन जैसे ऊष्मा बढ़ने लग जाती है ना नीचे से, तो ये क्या है, घर्षण बल कमजोर हो जाता है, कमजोर होने की वजह से ये दूर हटती है, ऊष्मा निकलती है और आपका भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक हो गया? तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी। उसके अलावा भूकंप से रिलेटेड या आंतरिक क्रियाएं, जैसे कि अभी हम ज्वालामुखी भी पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। और हमारी भूगोल की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाइए। जिसने भी अभी तक भूगोल की बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया, भूगोल के बारे में कुछ पता नहीं है, ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहे हैं, आप जाइए हमारी क्लास देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली सारी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। पूरा फर्स्ट टू लास्ट तक आप देखते जाइएगा, एक एक क्लास करते जाइएगा, बीच में स्किप मत करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहां जाकर देखिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी, वीडियो से रिलेटेड और भी अदर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से रेड वाला बटन दबा दीजिए और बेल आइकन का भी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।